स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, नॉर्मल कार या कोई भी बैटरी वाला प्रोडक्ट, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। आने वाले वक्त में एनर्जी का बड़ा सोर्स लिथियम आयन बैटरीज होंगी। दुनिया भर के तमाम देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इन सब में लिथियम का बड़ा योगदान है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज पूरी दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर मूव कर रही है, उसकी ओर देख रही है और आने वाले समय में भारत समेत दुनिया का हर मुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज को लेकर काफी एग्रेसिव रुख अपनाए हुए है और इसके लिए कई बड़े और कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी का असर है कि कभी जिस लिथियम की जानकारी या जागरूकता इसकी नहीं थी, उसे इस क्रांतिकारी इनोवेशन की वजह से अब लिथियम सोना बन चुकी है और इन सब के बीच भारत में भी लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम भंडार 59 लाख टन का है। अब सवाल यह है कि इससे देश में क्या बदलेगा? क्या लिथियम का यह भंडार देश में एक नई क्रांति लाएगा? जिस भारत के विश्व गुरु बनने की बात हम सालों से सुनते आए हैं, क्या लिथियम का यह भंडार भारत को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़े हुए बाकी जो इनडायरेक्ट इनोवेशन है उसमें कई कदम आगे ले जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें लिथियम की भूमिका को सबसे पहले समझना होगा। इसे समझने के लिए आज हमने इस अहम मुद्दे को चुना है चर्चा के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने के भारत की ईवी इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं, समझा रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा। जी हाँ, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की माइंस पाई गई हैं। जी हाँ, करीब 6 मिलियन टन की माइंस, लिथियम माइंस भारत में पहली बार पाई गई हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने ग्रीन मिशन के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में भारत बहुत तेज़ी से नेट कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एमिशन कम करने का ऑटोमोबाइल से आएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में ढेर सारी कंपनियां ईवी रिलेटेड जा रही हैं। और ईवी की हम बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या और ग्रीन फ्यूल वाले बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हो, सब में अगर आप देखें तो ईंधन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है और ईवी में लिथियम की जो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। अभी तक भारत दूसरे देशों से लिथियम इंपोर्ट करता था और अगर दूसरे देशों में या इंटरनेशनली लिथियम के भाव बढ़ गए तो इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी कॉस्टिंग पर पड़ता था। अगर लिथियम हमारे देश में बनने लगा और माइनिंग होने लगी तो इस बात के चांस बहुत क्लियर है कि कॉस्ट जो है वो कंट्रोल करने में भारत को एक तरह का फ़ायदा होगा। अगर हम ट्रेडिशनल कंपनीज की बात करें, भारत की जो बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस हो, बजाज हो, सबने अपने अपने ईवी डिविजन्स में ज़बरदस्त एक्सपेंशन अनाउंस किया है, बहुत सारा कैपेक्स अनाउंस किया है और वो तेज़ी से ईवी अडॉप्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल एक्चुअली हो रहा है स्टार्टअप्स में। ईवी रिलेटेड स्टार्टअप्स, चाहे वो नई कंपनीज हो, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा, हम वर्ल्ड विजिट की बात करें, जेनसॉल की बात करें, ये ढेर सारी कंपनियां, कम से कम दर्जन भर कंपनियां ईवी ओनली स्टार्टअप्स हैं और वो तेज़ी से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स लॉन्च करने के प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि ईवी में बैटरी स्टार्टअप्स भी हैं जो सिर्फ बैटरी असेंबलिंग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ईवी का इकोसिस्टम भारत में बन रहा है, ये पूरी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अभी शुरुआती एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये 6 मिलियन टन की लिथियम माइंस जम्मू कश्मीर में पाई गई हैं। गवर्नमेंट इसको और डीप में उसके जाएंगी और हम देखेंगे कि आगे चल के लिथियम, जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरी का, और लिथियम आयन बैटरी ओवरऑल व्हीकल का सबसे बड़ा कॉस्ट और सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, उसकी अगर माइनिंग देश में होने लगी तो ये पूरे ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है और हम और आप जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि कॉस्ट ईवी की, जो कि जब लॉन्च हुए थे बहुत महंगी थी,
अभी थोड़े महीनों में हम देख रहे हैं कि ईवी की कॉस्ट नीचे आती जा रही है, चाहे वो पैसेंजर के व्हीकल हो, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख तक की ईवी लॉन्च हो रही हैं, या फिर वो टू व्हीलर्स हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो। 1-1.5 लाख से शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे करके उसके भाव नीचे आते जा रहे हैं। तो इसलिए देश में लिथियम की माइनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अब लिथियम की माइन हमारे जम्मू कश्मीर में पाई गई है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने बताया कि दरअसल इस माइनिंग के, इस खोज के, इस फाइंडिंग के मायने क्या हैं। और आज जो ये मुद्दा है, इसको हम आपको बहुत ही आसान भाषा में इसके हर एक पहलू को आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। और इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आदित्य विक्रम साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं रेनॉन इंडिया से। रेनॉन इंडिया जो बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर है, लिथियम आयन बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब भी हमारे साथ होंगे। उनसे जानेंगे कि ऑटो की दुनिया के लिए ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और किस तरह की ज़रूरतें अभी फ़िलहाल हैं। सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुझे पहले यही समझाइए कि ये लिथियम जो है ये क्या भला? हम इस ब्रेक थ्रू, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, और माइनिंग और बाकी चीज़ों के लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं, इन सब को जानने से पहले लिथियम ये भला क्या है और इसकी डिमांड आखिर क्यों बढ़ रही है? So good evening everyone. मेरा नाम आदित्य हुआ. So means first of all it's a very good news for everyone in India that we have found a great reserve of lithium. And अगर मैं technically बात करूं तो lithium जो है, lithium is the second lightest metal in the periodic table. एंड देन मेनली ये पहले ऑस्ट्रेलिया एंड जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे अवेलेबल था, एंड देन सब लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे. मतलब आज के टाइम अगर कोई भी लिथियम बैटरी बना रहा है तो देन दे यूज्ड टू इंपोर्ट लिथियम और फ्रॉम आइदर ऑस्ट्रेलिया या फिर जो ट्रायंगल कंट्रीज है, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ से इंपोर्ट होता था. और फिर उससे फिर वो लिथियम एक्सट्रैक्ट करके फिर वो लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर वो सेल बनाने में लगता था. अभी तक क्या था कि जो भी सेल बनती है तो मतलब कि राइट नाउ इंडिया में जो भी मतलब ये लिथियम बैटरी पैक जो असेंबली करती है वो सब लोग मतलब कि बाहर डिपेंडेंट है फॉर लिथियम सेल्स. वो या तो सेल्स आइदर चाइना से आते हैं या ताइवान से आता है या फिर कोरिया से आता है. ठीक है. और साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी स्टार्ट किया है, जिससे कि वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ओवर हियर. और क्या है कि जैसे ही मतलब वंस वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स तो उसके लिए सबसे पहले लिथियम की जरूरत पड़ेगी. लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, निकल भी होगा, मैंगनीज भी होगा. एंड देन सिंस द मतलब लिथियम मतलब इज फाउंड इन इंडिया विच इज ए वेरी वेरी बिग मतलब की प्लस पॉइंट फॉर अस. इससे हमें क्या होगा, इससे हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. और तो और अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, बी टू व्हीलर हो गया या थ्री व्हीलर हो गया या फिर फोर व्हीलर हो गया, उसमें द कॉस्ट ऑफ बैटरी इज ऑलमोस्ट 40 to 45%, विच इज ए वेरी वेरी मेजर मतलब चंक ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीकल. और साथ साथ अगर हम लोग ये सब कुछ अगर इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली बैटरी की प्राइस भी कम हो जाएगी एंड देन ओवरऑल गाड़ी की भी मतलब प्राइसिंग कम होने वाली. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और ये जो ब्रेक थ्रू मिला हुआ है, इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि यहाँ से जो है वो सफ़र किस तरह बढ़ता है। टूटू धवन साहब, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, ईवीज जो हैं, उसकी दुनिया में बड़ा मायने रखता है लिथियम आयन बैटरीज। और जिस तरह से बार बार कॉस्ट की बात की जा रही है, इस पूरे ऑटो सेक्टर में जो ये नई संभावना है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, बहुत बड़ी फाइंड है ये, जो अभी हाल में ही आदित्य साहब जी ने भी बताया और वैसे भी आज अखबारों में निकला हुआ है कि हमारे देश के अंदर ही लिथियम अब मिलेगा और साथ साथ में हमारे इंपोर्ट्स अब की जरूरत नहीं होगी. हमारी ड्यूटीज जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और जो फ्रेट है, वो सब चीजें कम हो जाएंगी. तो विद द रिजल्ट जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इस वक्त ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है वो कामयाब होने वाली लगती है मेरे को. क्योंकि पहले ये था कि कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदता था, नॉर्मल गाड़ी, तो और उसी को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेना चाहता था तो वो 16 से 18 लाख रुपए की पड़ती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बैटरी. और जैसे आदित्य जी ने बताया कि 40 से 45% तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बैटरी है, विच
makes the overall cost of the vehicle so expensive. और साथ साथ में जब यही गाड़ी 5-7 साल के बाद जब बिकने के लिए मार्केट में जाएगी तो उसकी वैल्यू कम इस करके हो जाएगी कि नई बैटरी आनी होगी और 40-45% उसके ऊपर कॉस्ट कोई लगाने के लिए राजी होगा कि नहीं। अब क्योंकि हमारे पास लिथियम अपना मिल गया है और साथ साथ में हमारी बैटरी की कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली सस्ती होनी चाहिए, तो फिर हमारी जो सेकंड हैंड वैल्यूज हैं, जो रेजिड्यूल वैल्यू गाड़ियों की, दैट विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव विद द रिजल्ट कि इसके ऊपर जो आज तक प्रेशर इतना नहीं था कॉमन मैन का, वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट वुड बी एन अफोर्डेबल व्हीकल टू बाय एंड टू रन। और रनिंग के लिए तो आपको पता ही है कि आप पेट्रोल और डीजल नहीं डालेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चार्ज करेंगे, मे बी आपका 500 से 700 रुपए का खर्चा होगा या 1000 रुपए का खर्चा होगा मैक्सिमम, इन केस आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं एक महीने का, जबकि आपका पेट्रोल का खर्चा हो सकता है 5-1000 रुपए लगभग होता। So all these things put together, I think it's a very positive step going toward the electric vehicle in two-wheelers as well as four-wheelers. बिल्कुल बिल्कुल, और यही हम चाह रहे थे कि अपने दर्शकों के सामने ज़रा बताएं, क्योंकि एक आम कंज्यूमर पहले तो ये जो टर्म्स हैं लिथियम आयन, इन सब को खबरों में देखता है लेकिन इसको समझ नहीं पाता। तो पहले तो हमने आपके सामने ये रखा, और एक आम कंज्यूमर सबसे पहले जब इस तरह की कोई भी ब्रेक थ्रू मिलता है तो सोचता है कि साहब उसकी जेब पे कितना असर पड़ने वाला है, या वो जो सपना देख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसके लिहाज से वो कितना बड़ा फर्क पैदा हो रहा है, वो टूटू धवन साहब ने समझाया। आदित्य, एक चीज समझना चाहेंगे, जब इस तरह की फाइंडिंग्स होती हैं, जब लिथियम की माइनिंग के जरिए इस तरह का ब्रेक थ्रू मिलता है, इसके बाद क्या सफर होता है उसके पूरी तरह से यूज का? सो अभी जैसे सबसे पहले हमें लिथियम की फाइंडिंग्स मिली है, ठीक है। तो जो लिथियम बैटरी बनती है, सो इन ऑर्डर टू मेक द लिथियम सेल्स, उसमें सबसे पहले लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम कार्बोनेट आर द मेन कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो रिजर्व मिला है उससे पहले लिथियम ओर निकलेगा, फिर लिथियम ओर से लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एंड देन फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम कार्बोनेट बनाया जाएगा, एंड देन मतलब कि एंड देन इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लिथियम सेल्स। और जैसे सेल्स में और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, मैंगनीज होता है, प्लस ग्रेफाइट होता है, और प्लस एल्यूमिनियम भी होता है, सम पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम मतलब इज आल्सो यूज्ड। सो मतलब इससे जैसे आज अगर ओर मिला है या फिर आज अगर डिपॉजिट मिला है, सो इससे टाइम, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 साल लगेगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट मतलब गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस फाइंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि जिस ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं उसके बाद की दरअसल यात्रा लंबी चौड़ी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। टूटू सर, अगर हम इसी एक चीज़ को देखते हैं और भारत में अगर हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को देखें, और ईवीज़ के लिए बार बार ये कहा जाता है कि इसको बढ़ावा देना होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनानी होगी, फिर भी आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं ऑटो कंपनियों के सामने इस लिहाज से? देखिए साहब, ऑल सेड एंड डन, जो हमारी नई एक टेक्नोलॉजी जो इस वक्त ज्यादा एम्फोसिस पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर, ये तो डेफिनेटली बढ़ती ही जाएगी, देयर इज नो डाउट, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स। एक तो चार्जिंग सिस्टम का हर्डल है, दूसरा है कि जो लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं और कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होगा जहाँ पे वो अपने घर के बाहर या गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी करके चार्ज कर लें, और सड़कों के ऊपर से आप अपनी केबल्स फेंक रहे होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसी चीजें हैं जो हमारी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारा आर्किटेक्चर, हमारी इंजीनियरिंग, ये सब चीजें की धीरे धीरे तब्दीली होनी शुरू होगी। बट ऑल सेड एंड डन, ये टेक्नोलॉजीज जो पुरानी चली आ रही हैं वो खत्म नहीं होने वाली। इंटरनल कंबस्टन इंजन हैज गॉट मेनी लाइव्स, और अब तो एक नया लाइफ विश्व के अंदर आ गई फ्यूल सेल की एंड हाइड्रोजन की। तो आई एम
क्वाइट पॉजिटिव कि जब ये दोनों टेक्नोलॉजीज आगे चलेंगी तो they will the best technology will obviously find its way to a common man, क्योंकि हमारा जो कॉमन मैन है उसको वैल्यू चाहिए, रिटर्न ऑन वैल्यू चाहिए, एंड ऑल्सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिड्यूअल वैल्यू। जब आपने गाड़ी इस्तेमाल कर ली 5 से 8 साल तक और उसके बाद आप बेचने जाएंगे तो वी वांट आवर कबाड़ का भी पैसे हमको चाहिए होते हैं, एंड टू अ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि हमने फिर से गाड़ी एक और खरीदनी। तो ऑल सेड एंड डन ये दोनों टेक्नोलॉजीज हैंड टू हैंड चलेंगी, एंड मे बी इन द नेक्स्ट 1 to 2 decades द फाइनल टेक्नोलॉजी जो होने वाली है वो फिर आपको पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई इस चर्चा का मकसद यही था कि हम हर पहलू से बात करें, और जैसा टूटू धवन सर ने कहा कि ये जो ऑप्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं इसमें जो तकनीक है वो अपने रास्ते बना लेगी, क्योंकि एक जो कंज्यूमर है वो अपने लिहाज से, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले वो वैल्यू देखता है, अपनी कॉस्ट को भी देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, और उस लिहाज से ये जो फाइंडिंग है वो बहुत बेहतर है। आदित्य ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर ये जो ब्रेक थ्रू है इसके बाद इसका सफर कहां तक है, कितना समय लगता है, और भारत के लिहाज से ये जो फाइंडिंग है वो कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी उम्मीद लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद टूटू सर आपका शो में जुड़ने के लिए, उस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए अब थोड़ी कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों की, यानी आईआईपी प्रोडक्शन इंडेक्स की। दिसंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में नवंबर के मुकाबले कमी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त होकर 4.3% पर आ गई। नवंबर 2022 में यह आंकड़ा 7.3% था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी हुए हैं। माइनिंग ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दिसंबर महीने में सालाना दर पर इसकी रफ्तार 2.6% से बढ़कर 9.8% रही। वहीं दिसंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.6% से बढ़कर 2.6% हो गई। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, एक बेहतर उछाल नजर आया और ये 2.8% से बढ़कर 10.4% हो गई। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए अब बात निवेश का प्रदेश बन रहे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिग्गजों के महाकुंभ की शुरुआत हुई। देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने 10 से 12 फरवरी तक चलने वाली इस समिट का शुभ आरंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की और डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ हमारा इरादा है तो दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा पूरा उत्तर प्रदेश। वहीं इस समिट को लेकर यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है जिसमें 16 देशों की 304 कंपनियां शुमार हैं। सीएम योगी के मुताबिक समिट में 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए
ब्राइट स्पॉट है कि यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी is also blessed with a highly motivated and result-oriented administration. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने सर कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी। We are already having huge investments in Noida, both from a TCS point of view and also from Air India point of view, and I'm happy to say that we are going to build an integrated multimodal air cargo through Air India SATS with our partner Zurich Airport in the new Jawahar Airport. Zurich Airport has been a long-standing partner with India, having developed and built Bengaluru Airport almost 2 decades ago. We have assessed many other projects along the way, and today we are well on course to deliver a new gateway for Uttar Pradesh, the Noida International Airport. Alongside India, Zurich Airport will celebrate its 75th anniversary this year. And we are putting together all our years of experience and our global expertise spanning across 3 continents into making the Noida International Airport an aviation landmark of which the state of UP and the nation can be proud. बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के धमाकेदार नंबर्स, बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस हमने देखी। इस बार भी स्टॉक करेक्ट होकर रिबाउंड करता है। हर फॉल में
शेयर होल्डर इसको खरीदने की चेष्टा करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें अभी भाव में तो 160-65 के आसपास वापस आ गया है। और हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी संजीव चड्ढा जी जुड़ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए और यहाँ से आगे का रोड मैप। चड्ढा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस बार। अगर आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें जो आपका हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन आया उसके कंट्रीब्यूटर्स क्या थे, कौन से बड़े ऐसे फैक्टर्स थे जो ड्राइव कर रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंस? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो बैंक के बाहर हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो बैंक के अंदर के हैं। तो बैंक के बाहर के कारण की अगर हम बात करें तो एक जो क्रेडिट साइकिल में इम्प्रूवमेंट हम देखते हुए आ रहे हैं पिछली कई तिमाहियों से, वो अभी भी जारी है। और यदि आप बैंक की स्लिपेजेस देखेंगे या बैंक की क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, ग्रॉस एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए देखेंगे, तो उसमें एक लगातार जो है एक गिरावट है। उससे होता यह है कि बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका एक अधिक हिस्सा जो है वो नेट प्रॉफिट की ओर जाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि एक कुछ अंतर आया है लिक्विडिटी सिचुएशन में और बैंक के पास अब थोड़ी सी प्राइसिंग पावर बेहतर है। तीसरा, जो ब्याज दरें हैं जब भी वो बढ़ती हैं तो कुछ समय तक उसका जो है लाभ बैंक को मिलता है, क्योंकि जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उसमें जो अंतर आता है वो समय के साथ आता है और लोन जो है वो पहले रीप्राइस हो जाते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जो सभी बैंकों के साथ लागू होते हैं, हमारे साथ भी लागू होते हैं। परंतु विशेषतः बैंक के साथ मेरे विचार में एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो ये है कि हमने जो जब बैंकों का हमारे विलय हुआ था हमारे साथ, तो उसमें जो भी हमने सोचा था कि उससे हमें बैंक को क्या लाभ हो सकता है, वो लाभ हमें मिल पाया है। तो हमने ये सोचा था कि हमें इस विलय से लगभग 5 वर्षों के अंदर 10,000 करोड़ का लाभ होगा। और वो लाभ होगा क्योंकि हमारी जो है कहीं ना कहीं शाखाएं जो कॉमन थी वो रैशनलाइज हो जाएंगी और जो हमारी मैन पावर है उसके वजह से हमें जो है अधिक रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ेगी कुछ समय तक। तो यदि आप हमारे आज की स्थिति को देखें तो हमारी शाखाएं 3 वर्षों पहले से लगभग 15% कम है। हमारी जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो भी 3 वर्ष पहले से कम है। परंतु इस अंतराल में जो बैंक का बिजनेस है उसमें 30 से 40% की वृद्धि हुई है। तो जब आपके बिजनेस में 40% की वृद्धि हो और आपकी जो कॉस्ट है उसमें वृद्धि जो है वो बहुत कम हो, तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। और मेरे विचार में ये लाभ हमें आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा, क्योंकि अब जो है हमारी शाखाओं के स्थान पर हमारे ग्राहक जो है अधिक से अधिक बॉब वर्ल्ड का उपयोग कर रहे हैं। आज की तिथि में जितने ग्राहक हमारी 8,000 शाखाओं में आते हैं उससे 5 गुना बॉब वर्ल्ड का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे आप अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाएंगे, उनके साथ ज्यादा व्यापार करेंगे, आपकी उसी अनुपात में आपकी जो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो मेरे विचार में एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ना केवल बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है पर कई मायनों में इंडस्ट्री लीडिंग है। राइट मिस्टर चड्ढा, बैंक्स के लिए एक बहुत ही की कंपोनेंट और जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपने भी 20% से ज्यादा की क्रेडिट ग्रोथ क्लॉक की है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी आपको एक स्कोप दिखता है अपवर्ड रिविजन का? तो मेरे विचार में क्योंकि अब ये क्रेडिट ग्रोथ काफी डिवर्सिफाइड है तो इसलिए इसकी जारी रहने की संभावना प्रबल है। यदि एक ही प्रति सेगमेंट में होती तो निश्चित रूप से जब भी आपका वातावरण बदलता है तो उसमें बदलाव आ सकता था। आज की तिथि में सभी सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ है, भले ही एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो। रिटेल के अंदर जो ग्रोथ है वो 30% है और उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 20% है लोन्स की। एक ये जरूर था कि कॉर्पोरेट सेगमेंट में हम जानबूझकर ग्रोथ थोड़ा कम देख रहे थे, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता था कि या तो आप ग्रोथ कर लीजिएगा या अपने मार्जिन प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। परंतु अब वो समय आ गया है जब संभव है कि हम मार्जिन भी अपने बनाए रखें और कॉर्पोरेट लोन में भी ग्रो करें। और इसी कारण से हमारी कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ भी इस तिमाही में YOY 13% है। तो मेरे विचार में जब सभी इंजन फायर कर रहे हों तो हम काफी आशावान हो सकते हैं कि ये ग्रोथ जो है आगे भी जारी रहेगी। चड्ढा जी, एक चीज आपसे पता करनी है। एक तो आप मेरे को जरा कासा रेशो जो थोड़ा स्लाइड हुआ है डाउन, इसके बारे में जरा रीजन बता दीजिएगा। और दूसरा, आपके डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर गाइडेंस आप दे सकते हैं क्या? देखिए, आप बिल्कुल बहुत ही सही कह रहे हैं कि यदि हम बैंक की फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही जरूरी तथ्य है। जैसा आपने कहा कि हमारी लोन ग्रोथ 20% है पर साथ ही साथ डिपॉजिट ग्रोथ 17.5% है, गैप बहुत कम है। इसी कारण से हमारा जो आज का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है डोमेस्टिक बुक का, यदि हम देखें तो लगभग वही है जहां आज से 3-4 साल पहले था। तो इसका अर्थ ये होता है कि कुछ आने वाली तिमाहियों में भी यदि डिपॉजिट ग्रोथ
क्रेडिट ग्रोथ से थोड़ी कम भी होती है तो तब भी बैंक अपनी क्रेडिट ग्रोथ कर पाएगा। ये किस कारण से है? तो कुछ तो मेरे ख्याल से इसका कारण है कि जो हमने पिछले 2-3 वर्षों में हमने जो इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी के अंदर, आज की तिथि में हमारे जितने भी नए अकाउंट खुलते हैं सेविंग बैंक के, सभी के सभी जो है टैब से खुलते हैं। उसका अर्थ होता है कि आप हमारी किसी भी शाखा में चले जाइए, आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो एक जैसा रहेगा। दूसरा इसका कारण ये है कि बॉब वर्ल्ड के कारण जो है हमारा जो कस्टमर इंटरफेस है वो बहुत कन्वीनियंट हो गया है। लाजमी है कि आज की दुनिया में जब सब व्यस्त रहते हैं, यदि आपको समय निकाल के बैंक आना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप एक गैप रहता है। जब आपके हाथ में ही एक इंटरफेस है जो बहुत एफिशिएंट है, उसका बहुत ही अंतर पड़ता है। तीसरा जो है हमारा जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारा चैनल था वो बहुत ही प्रबल बन गया है। आज से यदि हम 2-3 वर्ष पहले की बात करें तो हमारे लगभग 17,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट थे। आज की तिथि में वो 40,000 हो गए हैं। उसकी दो उसके उसके असर पड़ते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, उनको वहाँ बीसीए उन्हीं के गाँव में उनको सर्विस देते हैं। पर उतना ही ज़रूरी ये भी है समझना कि उसके कारण जो कस्टमर्स हमारे ब्रांच में आते थे, वो अब जो है बीसी से ट्रांज़ैक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से ब्रांचेज़ की जो कैपेसिटी है वो फ्री अप हो गई है और वो नए ग्राहकों को अपने तक ला सकते हैं। तो मेरे विचार में कई कारण हैं, जिसकी वजह से हमारी डिपॉज़िट ग्रोथ अच्छी रही है और मेरे विचार में ये कारण जो है आगे भी हमें लाभ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आगे का रोड मैप देने के लिए और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ दिखाने के लिए। जो अर्निंग्स बीट हो रहे हैं उनमें से एक नाम वो है टाटा पावर। सॉलिड अर्निंग्स आई हैं, इनफैक्ट 14th क्वार्टर है जब उन्होंने प्रॉफिट्स बहुत सॉलिड ग्रो किए और इस बार भी अर्निंग मोमेंटम बना रहा। हमारे साथ प्रवीर सिन्हा जी जुड़ रहे हैं टाटा पावर के, बात करने के लिए कि जो सॉलिड अर्निंग मोमेंटम है उसके ड्राइवर्स क्या रहे। उन्होंने अपने FY27 के टारगेट्स भी डिस्कस किए, बट उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग, ईटीना स्वदेश पे स्वागत है आपका। सॉलिड अर्निंग मोमेंटम जारी है, क्या टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे इस क्वार्टर? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये क्वार्टर जो रहा है बड़ा कंसिस्टेंट क्वार्टर रहा है और पिछले कई क्वार्टर से आपने देखा होगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है एंड इस क्वार्टर में भी हमने करीब 90% ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाया है और लास्ट 3 क्वार्टर्स का भी हम क्यूमुलेटिव देखें तो YTD बेसिस पे 90% का ग्रोथ है। सो हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, चाहे हमारे कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देश में जो भी बिजली की जरूरत है उसको पूरा अपना ड्यूटी निभा रहे हैं उसके लिए। इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग ने देखा है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, स्पेशली जो हमने उड़ीसा में लिया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड लास्ट 2.5 years में, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसका भी रहा है और काफी इम्प्रूवमेंट रहा है। जो वहाँ पे काफी लॉसेस होते थे, AT&C लॉसेस 35 से 40% तक, वो कम होके अब करीब 20-22% आ गया। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस ऑल थ्रू रहा है। हमारे न्यू बिजनेसेस जैसे कि रिन्यूएबल में यूटिलिटी स्केल, रूफटॉप सोलर एंड ग्रुप कैप्टिव, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो आई थिंक एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन बन गया है कंपनी का, जहां हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसा आपने देखा कि आपकी जो रिन्यूएबल की कैपेसिटी है वो 6 गीगावाट क्रॉस कर गई। काफ़ी अदर कैपेसिटीज भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हमने एक थोड़ा सा डिटूर लेते हैं रिजल्ट चार्ट से। हमने इस बार बजट में बहुत खास फोकस देखा फाइनेंस मिनिस्टर जी का ग्रीन साइड पे, रिन्यूएबल साइड पे। इनफैक्ट उन्होंने जो सप्तऋषि अपने 7 फैक्टर्स ग्रोथ के बाद में एक को ग्रीन फैक्टर भी जोड़ा उन्होंने। तो आप हमें बताएंगे कि कितना मटेरियल है वो सेक्टर के लिए, आप जैसी कंपनियों को कैसा बूस्ट मिल रहा है और किस तरह का काम चल रहा है उस डायरेक्शन में? ये बजट में जो एक तो कैपेक्स का प्लान काफी बड़ा है गवर्नमेंट का, इसके साथ साथ जो उन्होंने थ्रस्ट दिया है रिन्यूएबल सेक्टर को, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन बनाना है लद्दाख लेह से टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
या हमको बैटरी स्टोरेज के लिए 4 गीगावाट आवर का उन्होंने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात की है। तो डायरेक्शनली जो आप देखिएगा कि पिछले कई सालों से और अप टू 2030 बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का नॉन कार्बन जनरेशन के लिए कि 500 गीगावाट का हमारा नॉन कार्बन जनरेशन होगा, जिसमें नई कैपेसिटी करीब 300 गीगावाट कैपेसिटी आएगी। तो बहुत ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है और टाटा पावर में भी हमारा आज के दिन में करीब 6 गीगावाट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है या 4 गीगावाट ऑपरेशनल है। सो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 साल में करीब ये 20 गीगावाट हो जाएगा और हमारा कैपेक्स इसी हिसाब से प्लान किया हुआ है, हमारा ग्रोथ इसी हिसाब से प्लान किया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा रूफटॉप सोलर ग्रुप कैप्टिव में भी काफी ट्रैक्शन आया है, काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आज के दिन में हम करीब 400 शहरों में देश में रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस दे रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं कि वो खुद भी बिजली बना सकते हैं, ग्रिड को भी दे रहे हैं और कहीं कहीं तो वो अपने कॉलोनी में या अपने एरिया में भी सप्लाई करने में सक्षम हो गए हैं। सो ये जो देखने में आ रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर का बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है देश में एंड आई थिंक इंडिया इज इन द फोरफ्रंट दुनिया को दिखाने में भी कि किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सिन्हा साहब, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात बोल रहे हैं तो मैं इसको प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो आपका रेवेन्यू 3 टाइम्स और प्रॉफिट 4 टाइम्स हो जाएगा अगले 5 साल में, यानी कि FY27 तक। ये बात बिल्कुल ठीक है सर? बिल्कुल सही है और ये हमने अपना जो रोड मैप बनाया हुआ है ग्रोथ का, उसी पे हम चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो हम पहले पूरे साल का 1000-1200 करोड़ करते थे, पिछले साल 2200 किया और अभी जस्ट 3 क्वार्टर में ही हमारा 2800 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग हमने जो अपने लिए रोड मैप बनाया हुआ है, जो डायरेक्शन हमने सेट किया है, स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, हम उसी पे चल रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो जिस तरह से हमने शेयर किया था इन्वेस्टर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, हम वो मोर और लेस मीट करेंगे। मिस्टर प्रवीर, वन लास्ट क्वेश्चन, आपके अगर सोलर ईपीसी बिजनेस के बारे में हम थोड़ी और डिटेल रखना चाहें, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ, लगभग 15,400 करोड़ की। आगे चलते हुए डिमांड मैट्रिक्स किस तरह से शेप अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? आगे मैंने आपको बताया कि अब बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। पहले हम लोग सिर्फ हम पहले सबसे ज्यादा हमारा यूटिलिटी स्केल का होता था, जहां डिस्कॉम्स सप्लाई लेते थे हमसे। अब जो ट्रेंड चेंज हमने देखा है कि बहुत ग्रुप कैप्टिव हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पे भी काफी जोर आ रहा है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए और जो आपका जो पोर्टफोलियो है पावर कंजम्पशन का, वो ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी होना चाहिए। और RE100 का रिक्वायरमेंट है कि काफी सारे कंपनीज, स्पेशली मल्टीनेशनल्स ने काफी कमिट किया हुआ है कि हम RE100 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों का झुकाव है और जिस तरह से हम ऑर्डर बुक देख रहे हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट देख रहे हैं, पाइपलाइन जो हमारा ऑर्डर का, तो बहुत बड़ा पाइपलाइन है और यदि इवन उसमें हम 30 to 40% कन्वर्ट कर पाए तो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट 3 to 4 years। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रवीर आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और एक और इंडस्ट्री लीडर से बात करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनी इंडिया में, हमारे साथ राजेंद्र गोगरी जी आज जुड़ रहे हैं नंबर्स के बारे में बात करने के लिए और बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री में उन सब के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, टॉप लाइन थोड़ा फ्लैटिश था, आप बता सकते हैं कि क्या रहा इस क्वार्टर में, और दूसरा मार्जिन्स के ऊपर भी किस तरह का परफॉर्मेंस आपने देखी? या अगर क्यू देखते हैं तो टॉप लाइन वाज फ्लैटिश क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ी गिरावट थी
लेकिन एबिटा और पैट में करीब 7 to 8% QOQ हैज इंक्रीज। और अगर YOY देखेंगे और हमारा जो टर्मिनल और शॉर्टफॉल भी माइनस करेंगे तो एबिटा इज इंक्रीज बाय अबाउट 26% दिस क्वार्टर। राजेंद्र जी, आपके जो मार्जिन्स है ना वो भी 15.5 से बढ़कर अब करीब 17.5 हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि मार्जिन्स में सुधार हुआ, ये आगे भी कंटिन्यू होगा या फिर ये वन ऑफ ही है सर? क्योंकि जो इस बार के क्वार्टर में आया है आपके मार्जिन्स, ये कमोडिटी के प्राइसेस के कूल ऑफ होने की वजह से आया है, या फिर ये आगे भी कंटिन्यू होगा? नो, जैसे पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो रॉ मटेरियल पास थ्रू मॉडल है, तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मार्जिन कम होता है, रॉ मटेरियल प्राइस कम होते हैं तो मार्जिन एज ए परसेंटेज बढ़ जाता है। तो एब्सोल्यूट एबिटा इज मोर क्रूशियल विच इज जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है, वेयर परसेंटेज मार्जिन तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहेगा। राजेंद्र जी, आपने अभी कुछ क्वार्टर्स पहले अपना एक बड़ा एम्बिशियस रोड मैप शेयर किया था जिसमें आपने कैपेक्स और टॉप लाइन को 3-4x बढ़ाने की बात की थी नेक्स्ट 5 years प्लस में, और आप लगातार उस कैपेक्स, इनफैक्ट बहुत दिनों बाद किसी इतने बड़े प्लेयर ने इतने हैवी ड्यूटी कैपेक्स के बारे में बातचीत की आपकी इंडस्ट्री में। आप इस कैपेक्स के बारे में बताएंगे, एक स्टेटस चेक देंगे, आप क्या अभी चल रहा है काम उसके ऊपर, आप एकदम ऑन शेड्यूल है या आपने उसे किसी रीजन की वजह से धीमा किया? नहीं, कैपेक्स में तो हमने जो तभी FY27 का जो गाइडेंस दिया था, टॉप लाइन अराउंड 3 to 4 एंड बॉटम लाइन अराउंड 3.5, सो दैट कैपेक्स ऑन ट्रैक है। अभी नेक्स्ट 2 साल में भी करीब 3000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ है, और वो सब्सटेंशियली न्यू प्रोडक्ट रेंज में होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑन गोइंग प्रोडक्ट का जो कैपेक्स है वर्चुअली FY24 में पूरा हो जाएगा। यस मिस्टर गोगरी, इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉलोअप रहेगा, क्योंकि जो कैपेक्स की आप बात कर रहे हैं, लगभग 5000 करोड़, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपेक्स आपने अगले 5 साल के लिए जो रखा है, उसके चलते हमने देखा कि जो नई कैपेसिटी है, एक आपका व्यू भी समझ जाएंगे कितनी हद तक नई कैपेसिटी ऑपरेशनल रही है इन 9 महीनों में, ये 3 क्वार्टर्स में, और क्या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू रियलाइज हुए? न्यू कैपेसिटी में एक्चुअली जो एक तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, इसके लिए उसका इम्पैक्ट आया है, तो उसका रैंप अप काफी स्लो है, लेकिन बाकी सब कैपेसिटी आई थिंक मोस्टली हमारा रैंप अप नेक्स्ट 2 साल में हो जाएगा। तो टुवर्ड्स 80 to 90% यूटिलाइजेशन इन बाय FY25 हमारी एग्जिस्टिंग और थोड़ी जो अपकमिंग कैपेसिटी आ रही है वो हो जाएगी। सो नेक्स्ट 2 ईयर में हम ग्रॉस प्रॉफिट का एबिटा ट्रांसलेशन काफी अच्छा देखेंगे। राजेंद्र जी, आपकी जो टोटल बैलेंस शीट है उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स वाला जो पार्ट है वो टिपिकली 80% से ज़्यादा है, और जो फार्मास्यूटिकल्स में आप डील करते हैं वो है करीब 17% से 18%। मेरे को आपसे ना 17 से 18% वाले में हिस्से में जानना है, ये चाइना की रीओपनिंग से आपको फर्क पड़ेगा सर? मार्केट में बातचीत चल रही है कि चाइना रीओपन वगैरह भी कर रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स में आप मार्केट लीडर हैं 3 केमिकल्स में, तो आप, लेकिन मेरे को थोड़ा फार्मा वाले में डर लगता है कि कहीं कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाएगा। एक्चुअली फार्मा हमारा हाइव ऑफ हो गया है, नाउ इट हैज गॉट सेपरेटली लिस्टेड आरती फार्मा लैब करके। तो अभी जो हमारा Q2 और Q3 का जो रिजल्ट था वो स्पेशलिटी सेगमेंट का ही है। फार्मा का ऑलरेडी 9 मंथ का रिजल्ट हैज बीन सेंट टू स्टॉक मार्केट, और फिर बाद में अभी उसका आरती फार्मा लैब का क्वार्टरली रिजल्ट एज ए सेपरेट लिस्टेड कंपनी आ जाएगा। वेरी क्विक, आपसे आप ग्रोथ गाइडेंस FY24 के लिए भी जानना चाहेंगे। FY23 के लिए तो आपने सिंगल डिजिट एबिटा ग्रोथ बताई थी, क्या चेंज होगा कुछ उस गाइडेंस में, और साथ ही FY24 के लिए अब क्या होगी? ये अगर FY23 का देखेंगे तो दोनों कंपनी, अगर फार्मा लैब और स्पेशलिटी केमिकल की जो ओरिजिनल आरती इंडस्ट्रीज कंबाइन देखेंगे, तो वी शुड बी क्रॉसिंग एक्चुअली 10% प्लस इन एबिटा ग्रोथ। FY24 का तो अभी जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद गाइडेंस दे सकेंगे, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में तो ग्लोबल स्लो डाउन है, तो विल वर्क आउट एंड कम बैक विथ ऑन FY24 गाइडलाइंस इन Q4। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र गोगरी, आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स और यहाँ से और दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हुए, बहुत बड़ा कैपेक्स कंपनी ने अभी चल रहा है वहाँ पे,
और उसके बारे में भी अपडेट दे रहे थे।